नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या खास है आज योर मनी में। क्या ज्यादा रिटर्न के लालच में कंपनी एफडी में निवेश करना बेहतर विकल्प है, करेंगे डिटेल में चर्चा। डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर लग सकती है 30% तक की लिमिट। डेट फंड के निवेशकों के लिए कैसा है ये नियम, बताएंगे योर मनी में आज। और पहली बार शुरू करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश, क्या बातें ध्यान रखना जरूरी है, इन सब पर होगी चर्चा। एक बार फिर कंपनियां एफडी पर बेहतरीन रिटर्न देकर निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। गीतांजलि जेम्स ज्यादा ब्याज पर एफडी स्कीम लेकर आई है। कंपनी एफडी पर 3 साल के लिए 12.5% ब्याज दे रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ज्यादा रिटर्न वाली इन कंपनी एफडी में पैसा लगाना चाहिए या फिर सुरक्षित लेकिन कंपनी एफडी के मुकाबले कम रिटर्न देने वाली बैंक एफडी ही बेहतरीन विकल्प है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आनंद राठी के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के हेड फिरोज अजीज। आपका स्वागत है फिरोज योर मनी में। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि कंपनी एफडी और बैंक एफडी में अंतर क्या है। कंपनी एफडी और बैंक एफडी में ये काफ़ी बड़ा अंतर है कि जो बैंक की एफडी होती है उसमें एक रिस्क मिटिगेंट होता है, जिसमें एक इंश्योरेंस होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस उसको बोलते हैं। अगर किसी ने लाख रुपए के नीचे की एफडी लगाई, उसमें लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, तो अगर बैंक करप्ट भी हो जाए तो आपके पैसे वापस आ जाते हैं। ये जो कॉर्पोरेट एफडी में होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसकी अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, वो एसेट बैक्ड नहीं रहते। ये प्राइम डिफरेंस है रिस्क के हिसाब से। अगर अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी एफडी होती है वहाँ पे ज्यादा ब्याज दर पर जो है आपको सुविधा, ज्यादा ब्याज दर की सुविधा दी जाती है एज कम्पेयर टू बैंक एफडी। तो इसके पीछे क्या वजह है? ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि एफडी रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट। इनकी क्या है कि जो ये अगर बैंक से, ये कॉर्पोरेट्स अगर बैंक से बोरो करने जाएं तो उनकी रेट्स, बोरोइंग रेट्स 13-14% होती हैं। तो इनके लिए इजी बोरोइंग होती है कि आपने रिटेल निवेशकों से, एचएनआई से पैसा ले लिया 11.5 पे, क्योंकि इनको बैंक्स जो लेंडिंग देती हैं 12, 13, 14 पे देती हैं, तो इनके लिए दूसरा सोर्स हो जाता है पैसा लेने का। इसीलिए इनकी 2% तक की एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाती है। अगर आप देखने जाएं तो इन पे कोई रेगुलेशन नहीं होता है, जैसे कोई बैंक्स पे आरबीआई और एनबीएफसीज पे भी आरबीआई नजर रखती है, बहुत चौकन्ना होकर नजर रखती है, जो इन कॉर्पोरेट्स पे प्रिडोमिनेंटली कोई रेगुलेटर, इतना स्ट्रिंजेंट रेगुलेटर नहीं होता। आज के इस फाइनेंशियल क्राइसिस वाले सिचुएशन में, जहां पे ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, इंडिया में जिसका इम्पैक्ट एटलीस्ट बैंक्स को बहुत कम हुआ है, क्योंकि रेगुलेटर बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर कर रहा था। बट इन कॉर्पोरेट्स में ये नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। लोगों को, निवेशकों को लगता है कि यार कंपनी डूबेगी नहीं, बहुत सालों से है, बट ऐसे काफ़ी नामचीन कंपनियां हैं जो आज तक डिफॉल्ट कर चुकी हैं इन एफडीज में। सो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अगर किसी रिटेल निवेशक को इसमें एंटर करना ही है और उसको वो ब्याज लेना है, तो उसका फ़ायदा लेना है, तो उसकी रेटिंग एजेंसीज हैं जो इनको रेट करती हैं। 3-4 रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रिसिल है, इकरा है, फिच है, केयर है, ऐसी रेटिंग एजेंसीज कंपनी को रेट करती है, कंपनी को रेट करती हैं। उनकी रेटिंग के हिसाब से आप उस पर चॉइस कर सकते हैं। अगर रेटिंग अवेलेबल नहीं है तो फिर आप बैलेंस शीट्स देख के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, उसके बाद जिस तरह की रेटिंग्स देती हैं कंपनी के बारे में दी जाती है, उस पर जाकर भी आप, उस पर डिपेंड रहकर भी जो है आप इन कॉर्पोरेट एफडीज में निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं, बैंक्स तो उसमें सेफ निवेश होता है हमारा, लेकिन जब पैसे निकालने की बात आती है तो बैंक एफडी से पैसा निकालना या बैंक एफडी को तोड़ना मुश्किल होता है। तो क्या कॉर्पोरेट एफडी आसानी से तोड़ सकते हैं? कॉर्पोरेट एफडीज जो है वो, उनमें भी एग्जिट लोड्स होते हैं, बैंक एफडीज में भी एग्जिट लोड्स होते हैं। बैंक के एफडीज की जो एग्जिट लोड्स होती हैं वो रेंज करती हैं 1 to 2% में। वैसे ही कॉर्पोरेट एफडीज की भी स्पेसिफिक्स होती हैं, वो हर
एफडी पे डिपेंड करता है, बट उनकी भी 1-2% की एग्जिट लोड होती है और उनकी एग्जिट पीरियड्स भी होती हैं। बैंक की आप कोई भी दिन आप बैंक में चले जाएं और अपनी एफडी तोड़ सकते हैं, बट कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में काफी बार ऐसा भी होता है कि यू कैन मंथली ही आप निकाल सकते हैं। तो ये एग्जिट क्लॉज काफी बार स्ट्रिंजेंट भी हो सकता है कॉर्पोरेट एफडी में, ये देखना बहुत जरूरी है। टीडीएस का फीचर समझाइए, क्या टीडीएस कटता है कॉर्पोरेट एफडी में? कॉर्पोरेट एफडी में टीडीएस नहीं कटता है, ये एक फायदा है। और बैंक एफडीज में भी टीडीएस काफी बार नहीं कटता है, एनआरआईज के लिए कट जाता है। सो ऐसे ही जैसे बैंक की एफडी है वैसे ही कॉर्पोरेट की एफडी में भी टीडीएस नहीं कटता है। जैसे आप अगर इसको आप म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स घट के आता है आपके हाथ में, बट इसमें वो डिडक्शन नहीं होता है। तो ये एक अच्छा फायदा है रिटर्न के अलावा आपको। जैसे कि हमने शुरुआत में जिक्र किया कि गीतांजलि ने अपनी एफडी की स्कीम निकाली है, तो आपकी क्या राय है निवेशकों के लिए इस पर? मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी कि गीतांजलि की आप एफडी ना करें। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इसलिए होगी क्योंकि उसकी बैलेंस शीट के हिसाब से वो कंफर्ट नहीं आता है, लिक्विडिटी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, कैश रिजर्व्स अच्छे नहीं है, करंट एसेट्स इतने प्रॉमिसिंग नहीं लगते, थोड़े एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं बिफोर डिसाइड करने से, ये बहुत ज़रूरी है कि देख लेना। तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये एफडी को। 1-2% के ब्याज, 2.5% के ब्याज के एक्स्ट्रा लालच में पूरी कैपिटल को रिस्क करना समझदारी नहीं होगी मेरे हिसाब से। फिरोज, अगर हम मान लें कि यहाँ पर जो है कंपनी को अच्छी रेटिंग मिली है, फिर भी कोई निवेशक चाहता है, इंटरेस्टेड हो कॉर्पोरेट एफडी करने में, तो कितनी अवधि तक उसे निवेशित रहना चाहिए कॉर्पोरेट एफडी में? कॉर्पोरेट एफडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो होता है रिन्यूअल। एफडी रिन्यू हो जाती है। अब क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स में अगर आपने 2 साल की एफडी लगाई, बट ये कॉर्पोरेट्स की जो परफॉर्मेंस है बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपने जब लगाई और जब एग्जिट की उसका रिस्क पूरा बदल जाता है। तो कभी भी ऑटो रिन्यूअल पे मत डालिए, छोटी अवधि की एफडी लगाइए, 6 महीने 9 महीने, जो आप कॉर्पोरेट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतने तक तो आप देख सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट इतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत वॉलेटाइल रहती है। सो आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए मेरे हिसाब से 6 से साल भर तक की मैक्सिमम आप कॉर्पोरेट एफडी विदाउट रिन्यूअल फीचर करना चाहिए। तो यानी कम अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप निवेश करना चाहते हैं किसी कॉर्पोरेट एफडी में, तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट और उस कंपनी की परफॉर्मेंस पे जरूर एक नजर डालिएगा। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट की अपनी डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के फिरोज अजीज। तो शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। दिल्ली से गोपाल ढींगरा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए गोपाल जी। जी नमस्कार। हाँ जी। मैंने रिलायंस म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई पावर सेक्टर में इन्वेस्ट किया था 5 साल पहले। तो अभी उसी के लिए पूछना है क्या करना है, क्योंकि उसमें तो लास्ट 5 इयर्स में काफी लॉस हो रहा है। तो उसी में स्कीम से निकल जाएं या बने रहें, या किसी रिलायंस के किसी स्कीम में स्विच कर जाएं? ज़रूर, यहाँ पे फिरोज से आपके फंड की राय लेते हैं। सेक्टोरियल फंड है फिरोज, तो आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर गोपाल को? अमूमन हम जो है सेक्टोरियल फंड से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस एक तो आपको ट्रैक करनी होती है, जिसके लिए आपको सेक्टर को बहुत अच्छे से ट्रैक करना पड़ता है। तो क्या राय बनती है? मेरे हिसाब से गोपाल जी को ये सेक्टोरल फंड से एग्जिट करना चाहिए। सेक्टोरल फंड जैसे हमने देखा है कि उनकी रिस्क्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, उनको ट्रैकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनकी रिस्क ऑलमोस्ट दुगनी रहती है दूसरे लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड से कंपेयर करो। अब रिस्क मेजर कैसे की जाती है? वो जो उतार चढ़ाव जो एनएवी में होता है वो ऑलमोस्ट दुगना होता है सेक्टोरल फंड्स में लार्ज कैप के मुकाबले। तो कभी भी सेक्टोरल फंड्स उनको चूज करना चाहिए जो बहुत अच्छी तरह उनका कोई इंटरेस्ट हो, सेक्टर में उनकी बहुत अच्छी जांच पड़ताल हो, रिसर्च हो, तब जाके उनको सेक्टोरल फंड्स हाथ लगाने चाहिए। अब गोपाल जी, आपके लिए आपको ये सेक्टोरल फंड रिलायंस पावर वाला एग्जिट जरूर करना चाहिए, और उसका एक ऑल्टरनेटिव रिलायंस की फंड हाउस में ही आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड को आप जरूर देखें और उसको मूव कर दें आपके पूरे पैसे को। अब ये सवाल उठता है कि पावर का क्या ओपिनियन है, क्या फ्यूचर है।
तो पावर सेक्टर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उनकी कंपनियों की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है, उनकी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बॉटल नेक्स हैं उससे पावर सेक्टर को बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। और अब साल 1.5 साल में मुझे नहीं लगता कि ये सॉर्ट आउट होने वाला है। तो पावर सेक्टर को आपको इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए और ना कि ये हाई रिस्क लेके कम रिटर्न लेने का ये घाटे वाला सौदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपके लिए। तो ये मेरा गोपाल जी, ओपिनियन रहेगा। बिल्कुल। तो गोपाल जी, जैसे कि फिरोज बता रहे हैं, आपको रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में अपने पैसे जो हैं अब निवेश करने चाहिए। क्या आपका और कोई सवाल है? हाँ, इसमें ये है कि अगर मैं रिलायंस बैंकिंग में अगर शिफ्ट कर लें तो उससे कुछ बेनिफिट है, या रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में ही शिफ्ट करें? रिलायंस बैंकिंग की बात कर रहे हैं। गोपाल जी, मेरे हिसाब से आपको एक सेक्टर में से दूसरे सेक्टर फंड में नहीं जाना चाहिए। माना कि बैंकिंग अभी थोड़े दिनों से या रिसेंट टाइम्स में अच्छी रैली दिखा चुका है और बैंकिंग सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है कंट्री की इकोनॉमी में, और हमारी जैसी इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर का बहुत एम्फेसिस है। बट फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप दूसरे सेक्टर फंड में ना जाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको कहूँगा रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज इज़ द बेस्ट तो बेट। बेसिकली सेक्टोरियल फंड से यहाँ पर आपको दूर रहने की ही सलाह दी जा रही है। इसी के साथ फिरोज, अब ये सवाल भी उठता है कि हाल ही में डेट स्कीम्स में जो सेक्टोरियल एक्सपोजर है उसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करने की खबरें सामने आ रही है। तो एक आम निवेशक के नज़रिए से अगर मैं आपको पूछूं तो क्या मायने हैं इस न्यूज़ के? ये न्यूज़ के बहुत इम्पॉर्टेंट मायने हैं, क्योंकि रेगुलेटर भी ये एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं सबसे कि ये जो सेक्टर फंड्स में आप जब एक सेक्टर में एक फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपोजर लेते हैं उससे रिस्क काफी बढ़ता है, ना कि इक्विटी फंड्स में। डेट फंड्स में भी यही होने की आशंका है। तो सेबी ने ये कहा है कि आप अपने सेक्टोरियल एक्सपोजर्स को लिमिट करें ताकि आप एक काइंड ऑफ कंपनीज को लोन ज्यादा ना दें। बॉन्ड खरीदने का ये मतलब होता है कि आप उसको उधार दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं। एक ही टाइप की कंपनियों को लोन देना तक रिस्की है, स्टॉक्स तो दूर की बात है। तो ये इसका बहुत स्ट्रांग इन्फ्रेंस ये होता है कि रेगुलेटर भी ये मैसेज देना चाहता है, ये खबर देना चाहता है रिटेल इन्वेस्टर को कि सेक्टोरल फंड्स एक्सपोजर्स नहीं होने चाहिए। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जब ये कंपनीज ये अपना जो डेट है, जो बॉन्ड्स हैं, अपनी लिमिट्स को कम करने के चक्कर में, अगर किसी ने 40% की लिमिट ले रखी है, अब उसको जल्दी से 30 के नीचे लाना है, तो ये बॉन्ड जल्दी में बेचने में उसका थोड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि उनको बेचना ही है, क्योंकि आपको डेडलाइन मिल गई है। तो इस बेचने खरीदने में, ये बेचने डेस्परेट सेल में काफी एनएवी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है उन फंड्स को जिन्होंने ये सेक्टोरियल एक्सपोजर 30% ज्यादा रखा हो। जो आप कोई भी आज की डेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जरूर देखें इस डेट फंड में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप जब तक कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं कर लेता फंड मैनेजर, तो इसको ना देखें। किस तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट की जाएगी? ये अभी फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं कि एक अगर समझो कि एक फंड है, डेट फंड है, जिसमें समझो कि बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने 50% की बैंकिंग सेक्टर के बॉन्ड खरीदे हुए हैं, तो अब उनको 20% के बॉन्ड बेचने पड़ेंगे स्पेसिफाइड डेट के पहले। तो अब 20% के बॉन्ड ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर के बॉन्ड्स ने ही सबसे ज्यादा एक्सपोजर लिया हुआ, सब अपने बैंकिंग सेक्टर के बॉन्ड्स बेचने निकलेंगे, तो खरीदार कम होंगे और सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगा। तो इससे क्या होगा कि इस बॉन्ड्स के प्राइसेस गिरेंगे, फिर भी वो फंड मैनेजर के पास कोई चारा नहीं होगा उसको एग्जिट करने का। तो एनआईवी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्कीम पे डिपेंड करता है, तो वो जरूर देख ले। तो यहाँ पे जो है निवेशक को अपने फंड मैनेजर को जरूर यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए और आपका जो फंड का नेचर है उसे समझना होगा, उसके मुताबिक ही आप डिसीजन कोई ले पाएंगे। चलिए, इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के फिरोज अजीज। तो बढ़ते हैं अगले दर्शक की और यहाँ पे गुड़गांव से राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार राजीव, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, फिरोज सर, मेरे एक्चुअली 2 सवाल है आपसे।
पहला सवाल ये है कि सर मैं फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा जी। हूँ, तो मैंने 2-3 बैंक्स में पता किया जाके HDFC बैंक और ICICI बैंक, और मुझे एक्चुअल में डिटेल नहीं मिल पा रहा है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा। फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने बताया था कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, सेकंड उन्होंने बताया था ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हो। बट मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं फिजिकल करता हूँ तो उसमें कितना चार्जेस रहता है, और मैं ऑनलाइन करता हूँ उसमें कितने चार्जेस रहते हैं, और फिजिकल को अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसको ट्रैक कैसे करूंगा मैं। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने 3 फंड सेलेक्ट किए हैं, SBI मैग्नम डेब्ट फंड, सेकंड फंड इज फ्रैंकलिन ब्लू इंडिया चिप, और थर्ड फंड इज UTI अपॉर्चुनिटी। तो मैं 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि ये फंड जो मैंने सेलेक्ट किए हैं एक्यूरेट है या नहीं। मतलब राजीव, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 26 है। 26 ईयर्स। तो फिरोज, जितना जल्दी शुरुआत करें उतना अच्छा है ना। और राजीव की ही तरह हम हमारे ऐसे कई दर्शक हैं हमारे जो कि जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से निवेश करना चाहिए, और जितने सवाल राजीव ने ही पूछे लगातार उसी तरह के सवालों के मेल्स और हमें मैसेजेस आते ही रहते हैं लगातार योर मनी में। तो सबसे पहले बताइए कि किस तरह से निवेश करना चाहिए, ऑनलाइन या खुद बैंक के पास जाके, शुरुआत कैसे की जाए? बिल्कुल। राजीव जी, मैं पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप 26 उम्र की 26 ईयर्स में जब आप सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूँगा, ये अर्ली स्टार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो आप कर रहे हैं। अब ये आप करें कैसे, आप फिजिकल में करूं या फिर डीमैट में करूं, ये सवाल पहला वाला आपने पूछा था, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। अब पहली चीज़ तो ये होती है कि किसी को भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उनको एक KYC करनी पड़ती है। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर क्लाइंट। ये पहली चीज़ आप ये करें कि उस KYC कंप्लायंट होना पड़ता है आपको। KYC कंप्लायंट होने के बाद आप फिजिकली इन्वेस्ट करना चाहें तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है। एक एप्लीकेशन होता है, उसके साथ आपको एक चेक अटैच करना पड़ता है और वो एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो इंटरमीडियरी होता है, जो ब्रोकर होता है, हर बैंक म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन कलेक्ट करती है, हर म्यूचुअल फंड की ऑफिस होती है हर शहर में। तो ये एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ता है, एक चेक, क्रॉस चेक फंड के नाम पे, फंड हाउस के नहीं, रिलायंस का फंड है तो रिलायंस का पूरा फंड का नाम लिख के, उसका क्रॉस चेक अमाउंट लिख के आपको उसको सबमिट करना पड़ता है। सबमिट या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ सबमिशन हो सकता है, या तो फिर बैंक्स में, या फिर डायरेक्ट AMC के पास सबमिट हो सकता है। अब दूसरा एक मेथड है कि आपने एक डीमैट अकाउंट खोला अपने एक ब्रोकर के साथ, और क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दीज फंड्स, सब नहीं, 90% जो फंड्स हैं वो लिस्टेड होते हैं और इनकी ISIN नंबर कहते हैं वो होती है। तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन जाके भी ये खरीद सकते हैं, तो आपके डीमैट अकाउंट में यूनिट्स आ जाते हैं। अब इसकी एक मेरिट भी है, एक डीमेरिट भी है। आप इसको बेचना चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन ही बेचना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन बेचने जाएंगे, पासवर्ड्स रिन्यू करने पड़ेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर आप निकालना चाहें। फिजिकल यूनिट्स बहुत अच्छी मेथड्स हैं और वो सब ज़्यादातर लोग फिजिकल यूनिट्स ही यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शंस के बारे में आप क्या कहेंगे, इन द सेंस चार्जेस के बारे में, माफ़ कीजिएगा, चार्जेस के बारे में कुछ बताइए यहाँ पर राजीव को। ट्रांजैक्शंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांजैक्शन होता है, दूसरा टैक्स होता है जो डिडक्ट होके आता है। ट्रांजैक्शन 2 किस्म के होते हैं। एक ट्रांजैक्शन होता है, एक कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक होता है जो फंड मैनेजमेंट चार्ज कहते हैं, उसको टेक्निकल नॉमेनक्लेचर में, टर्म में एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। वो हर फंड की फैक्ट शीट्स में लिखा होता है। अब ये जो है ये डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स के लिए थोड़ा अलग होता है। डेट फंड्स के लिए ये हो जाता है 1 to 1.5% पर एनम, मतलब हर 100 रुपए पे 1.5 रुपया पर एनम चार्ज होता रहता है, बट वो NAV में पहले से फैक्टर होता है, उसका अलग से पैसा नहीं लिया जाता, वो डिडक्ट करके रिटर्न दिखाई जाती है। और इक्विटी फंड्स में 2.25% तक चला जाता है वो। तो मतलब चार्जेस अलग अलग है यहाँ पे, इक्विटी के लिए भी और डेट फंड्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं राजीव आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। तो इसी के साथ फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो पे आके तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू। और योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।